डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर कंचन गुप्ता है और मैं बीआरएम कॉलेज मुंगेर में फिलोसफी की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आप लोगों को न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के बारे में बताऊंगी। अनुमान प्रमाण बीए पार्ट 1 के ऑनर्स और सब्सिडियरी के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। अपने पहले वीडियो में मैंने बताया है कि न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि हैं और वे ज्ञान को ही मोक्ष प्राप्ति के साधन मानते हैं। किंतु यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कैसे संभव है, इसके लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को बताया है। चूंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए अब मैं अनुमान प्रमाण के ऊपर प्रकाश डालूंगी। अनुमान क्या है? अनुमान को अंग्रेजी में इन्फ्रेंस कहते हैं। अनुमान शब्द अनु तथा मान के योग से बना है। अनु का अर्थ है पश्चात तथा मान का अर्थ है ज्ञान। अतः अनुमान उस ज्ञान को कहते हैं जो किसी भी पूर्व ज्ञान के पश्चात आता है। इसीलिए गौतम मुनि ने अनुमान को तत्वपूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक के रूप में परिभाषित किया है तथा महर्षि वात्स्यायन ने मितेन लिंगेन अर्थस्य अनुपश्चान मान अनुमानम अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात लिंग द्वारा अर्थ के पीछे उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमान कहा है। जैसे कि किसी स्थान पर धुएं को देखकर वहां आगे के विद्यमान होने का ज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि धुएं और अग्नि के बीच व्याप्ति संबंध का ज्ञान पहले से रहता है। इस प्रकार अनुमान में 3 पद या व्यय होते हैं, लिंग या हेतु, साध्य और पक्ष। उदाहरण के लिए, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। इस पर्वत पर धुआं है अतः इस पर्वत पर आग है। इस उदाहरण में धुआं लिंग या हेतु है, आग साध्य है और पर्वत पक्ष है, जो पाश्चात्य तर्कशास्त्र के मेजर, मिडिल तथा माइनर टर्म के समान है। अनुमान व्याप्ति पर आधारित होता है। किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच आवश्यक तथा अनिवार्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं। इनमें एक को व्यापक तथा दूसरी को व्यापक कहते हैं। जिसका विस्तार कम होता है वह व्याप्य कहलाता है तथा जिसका विस्तार अधिक होता है वह व्यापक माना जाता है। धूम और अग्नि में से धूम व्याप्य है तथा अग्नि व्यापक। कारण जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, किंतु जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम नहीं है। जैसे कि तप्त लोहा में अग्नि होती है किंतु धूम नहीं होता। व्यापकत्व की दृष्टि से व्याप्ति के 2 भेद हैं, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। जब समान विस्तार वाले 2 पदों में व्याप्ति का संबंध रहता है तो उसे समव्याप्ति कहते हैं। जैसे मनुष्य और विवेकशील प्राणी में समव्याप्ति है, क्योंकि जो मनुष्य है वह विवेकशील प्राणी है और जो विवेकशील है वह मनुष्य है। कार्यकारण द्रव्य गुण में भी इसी प्रकार का संबंध है। जब असमान विस्तार वाले 2 पदों में व्याप्ति का संबंध रहता है तो उसे विषम व्याप्ति कहते हैं। धुएं और आग में विषम व्याप्ति है। धुएं व्याप्य से आग व्यापक का अनुमान तो किया जा सकता है, किंतु आग से धुएं का अनुमान करना उचित नहीं है। कई वस्तुएं ऐसी हैं जो अग्नियुक्त होते हुए भी धुआं रहित है, जैसे कि लोहे की तपती छड़ या हीटर इत्यादि। न्याय की व्याप्ति स्थापना प्रणाली के आवश्यक 6 अंग या पार्ट्स हैं। पहला है अन्वय, दूसरा है व्यतिरेक, तीसरा है व्यभिचाराग्रह, चौथा है उपाधि निराश, 5वां है तर्क, 6ठा है समान लक्षण प्रत्यक्ष। अन्वय, एक के रहने पर दूसरे का आवश्यक रूप से रहना अन्वय कहा जाता है। जैसे जब जब जहाँ जहाँ धुआं देखा गया है उसके साथ आग भी देखी गई है। यह विधि मिल के मेथड ऑफ आर्गुमेंट से मिलती जुलती है। व्यतिरेक, एक के नहीं रहने पर दूसरे का भी नहीं रहना व्यतिरेक कहलाता है। जैसे आग के नहीं रहने पर
धुआं नहीं रहता। यह विधि मिल के मेथड ऑफ रेफरेंस से मिलती जुलती है। व्यभिचाराग्रह। व्याप्ति संबंध में किसी प्रकार का व्यभिचार या अनियमितता नहीं होनी चाहिए। धुएं का आग के साथ और बरसात का मेघ के साथ अव्यभिचरित संबंध है। उपाधि निराश। यदि दो वस्तुओं में व्याप्ति संबंध हो तो उसे बिना शर्त या उपाधि अर्थात अनौपाधिक अनकंडीशनल होना चाहिए। धुएं और आग के मध्य व्याप्ति संबंध किसी उपाधि पर निर्भर नहीं है, जबकि आग और धुएं के मध्य व्याप्ति संबंध उपाधि पर निर्भर है, क्योंकि जब जलावन में आर्द्रता या गीलापन होगी तभी धुआं होगा, अन्यथा नहीं। अब तक व्याप्ति स्थापना का आधार अव्याघातक अनुभव अनकंट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस माना गया है, किंतु चार्वाक और ह्यूम जैसे संशयवादी विचारक यह आपत्ति कर सकते हैं कि अनुभव तो केवल वर्तमान का ही हो सकता है, न कि भविष्य का। इसलिए अनुभव पर आधारित व्याप्ति भविष्य में भी सत्य हो, इसकी क्या गारंटी है? यदि आज सभी धुआं स्थान अग्नियुक्त है तो क्या भविष्य में भी यह व्याप्ति वाक्य सत्य होगा? इन संशयवादियों का मुंह बंद करने के लिए न्यायिक तर्क का सहारा लेते हैं। उनका कहना है कि यदि कुछ क्षण के लिए यह मान लिया जाए कि सभी धुआं युक्त स्थान अग्नियुक्त है, यह वाक्य असत्य है, तो इसका व्याघातक विपरीत वाक्य कुछ धुआं युक्त पदार्थ अग्नियुक्त नहीं है अवश्य सत्य होगा। इसके सत्य होने का अर्थ है कि बिना आग के भी धुआं रह सकता है, अर्थात बिना कारण के भी कार्य उत्पन्न हो सकता है, किंतु ऐसा मानना तो कार्यकारण नियम का उल्लंघन है। तो इसके उत्तर में न्यायिक यह कहते हैं कि यदि बिना आग कारण के धुआं कार्य रह सकता है तो सिगरेट सुलगाने या रसोई में आग की क्यों आवश्यकता पड़ती है? इस प्रश्न का उत्तर संशयवादी आलोचकों के पास नहीं है। इसलिए यह कहना सत्य है कि सभी धुआं युक्त स्थान अग्नियुक्त है। इस व्याप्ति वाक्य की सत्यता में शंका करना व्यर्थ है। समान लक्षण प्रत्यक्ष। न्यायिकों के अनुसार केवल व्यक्तियों पार्टिकुलर के प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चित व्याप्ति ज्ञान नहीं हो सकता, प्रत्युत उन सभी व्यक्तियों में अनुगत या अनुसूचित जो जाति या सामान्य धर्म है उसी के प्रत्यक्ष के द्वारा हो सकता है। जैसे कि मनुष्य में मनुष्यत्व जाति और अश्व में अश्वत्व जाति के प्रत्यक्ष से ही उसका प्रत्यक्ष हो सकता है। अतः न्यायिक समान लक्षण ज्ञान के आधार पर ही व्याप्ति की स्थापना करते हैं। न्यायिक अनुमान के 3 मुख्य भेद मानते हैं। प्रयोजन की दृष्टि से, प्राचीन न्याय की दृष्टि से, नव न्याय की दृष्टि से। प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान के 2 भेद हैं, स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान। स्वार्थानुमान: जब मानव स्वयं निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुमान करता है तब इस अनुमान को स्वार्थानुमान कहा जाता है। इसमें लिंग, साध्य और पक्ष इन 3 अवयवों से ही काम चल जाता है। परार्थानुमान: जब हम दूसरों की शंका को दूर करने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं तो उस अनुमान को परार्थानुमान कहते हैं। इसमें 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। पर्वत में अग्नि है, प्रतिज्ञा अवयव, क्योंकि वहाँ धुआं है, हेतु अवयव। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे रसोई घर में, दृष्टांत अवयव। पर्वत में धुआं है, उपनय अवयव, अतः पर्वत में आग है, निगमन अवयव। प्रतिज्ञा: साध्य का निर्देश करना ही प्रतिज्ञा है। साध्य निर्देश प्रतिज्ञा। उपरोक्त उदाहरण में पर्वत अग्नियुक्त है, प्रतिज्ञा है। हेतु: पक्ष में साध्य को सिद्ध करने वाला साधन ही हेतु कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी साध्य के साधन को ही हेतु कहते हैं। साध्य साधन हेतु। उदाहरण: व्याप्ति स्थापित करने वाले दृष्टांत ही उदाहरण है। व्याप्ति प्रतिपादकम उदाहरण। यहाँ सभी धुआं पदार्थ अग्नियुक्त है, जैसे रसोई घर, चिमनी इत्यादि। उपनय: दृष्टांत सहित हेतु और साध्य का
व्यापक संबंध दिखाकर उसे पक्ष में प्रयुक्त करना ही उपनय है। व्याप्ति विशिष्ट लिंग प्रतिपादकम वचनम उपनयः, अर्थात पर्वत भी धुआं युक्त है, उपनय है। यहाँ सामान्य नियम विशेष स्थल पर लागू किया जाता है। निगमन, पक्ष में साध्य की जब स्थापना हो जाती है तब इसे ही निगमन कहा जाता है। प्राचीन न्याय की दृष्टि से अनुमान के 3 प्रकार हैं: पूर्वत अनुमान, शाश्वत अनुमान और सामान्य उद्दिष्ट। पूर्वत अनुमान, ज्ञात कारण से अज्ञात कार्य का अनुमान करना ही पूर्वत अनुमान कहलाता है। जैसे आकाश में काले बादल देखकर वर्षा होने का अनुमान। शाश्वत अनुमान, ज्ञात कार्य से अज्ञात कारण का अनुमान करना ही शाश्वत अनुमान कहलाता है। जैसे नदी की गंदगी तथा वेगवती धारा को देखकर विगत वृष्टि यानी पहले की वर्षा का अनुमान करना। सामान्य उद्दिष्ट, सामान्य रूप से साथ रहने वाली वस्तुओं में से एक को देखकर दूसरे का अनुमान करना सामान्य उद्दिष्ट अनुमान कहा जाता है। जैसे किसी पशु में सिंह देखकर पूंछ का अनुमान करना। नवन्यायिकों के अनुसार अनुमान 3 तरह के होते हैं: केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। केवल अन्वयी, जब केवल भावात्मक उदाहरणों के आधार पर स्थापित व्याप्ति को अनुमान का आधार बनाया जाता है तब उसे केवल अन्वयी अनुमान कहते हैं। उदाहरण के लिए सभी प्रमेय, प्रमेय मीन्स ज्ञेय पदार्थ जिसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती हो। अभिधेय अर्थात जिसको नाम से पुकारा जा सकता हो। सभी प्रमेय अभिधेय हैं। घट प्रमेय है अतः घट अभिधेय है। केवल व्यतिरेकी, निषेधात्मक उदाहरणों द्वारा स्थापित व्याप्ति पर आधारित अनुमान ही केवल व्यतिरेकी अनुमान कहा जाता है। जैसे कि अन्य भूतों से जो भिन्न नहीं है उसमें गंध नहीं है। पृथ्वी में गंध है अतः पृथ्वी अन्य भूतों से भिन्न है। अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी अनुमान वह है जो भावात्मक और निषेधात्मक दोनों प्रकार के उदाहरणों द्वारा स्थापित व्याप्ति पर आधारित हो। पहला भावात्मक, सभी धुआं पदार्थ अग्नियुक्त है, पर्वत धुआं युक्त है अतः पर्वत अग्नियुक्त है। दूसरा, सभी अग्नि रहित पदार्थ धुआं रहित है, पर्वत धुआं युक्त है अतः पर्वत अग्नियुक्त है। उपयुक्त भेद व्याप्ति स्थापना प्रणाली के प्रकार भेद पर अवलंबित है। आज का यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। मैं अगली बार फिर वीडियो लेकर उपस्थित होंगी। नमस्कार।